नमस्कार, आदाब, मैं इंज़माम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो बजट को लेकर गृहिणियों में क्या सोच है और किस तरह का बजट हो सकता है? क्या कुछ समीकरण बन सकता है? ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई नेत्री डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। उनसे जानेंगे कि बजट को किस तरह से देख रही हैं और पिछला बजट कैसा था और इस बार के बजट पे क्या उम्मीदें हैं? स्वागत है शगुफ्ता जी हमारे चैनल वन इंडिया के। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। मुझ तक आकर मुझसे इस बात करने के लिए चर्चा कि बजट से हमारी उम्मीदें क्या हैं और पिछला बजट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट जिसने अपना 2 टर्म पूरा किया और तीसरे टर्म में है, इसने बजट में गृहिणियों को तो नाउम्मीद ही किया। तो मतलब कह सकते हैं आप कि जिस तरह से चीज़ों के दाम महँगे हुए, गैस सिलेंडर, सब्ज़ी, अनाज और वो सारी चीज़ें जो एक घर को चलाने के लिए चाहिए, उनके दामों में इन 11-12 साल में जो इज़ाफ़ा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि घर से दाल गायब हो गया। आप देखिएगा तो जिस रसोई में जिस मात्रा में घी का प्रयोग होता था या जो भी ड्राई फ्रूट्स है, वो सब चीज़ कहीं न कहीं अब नाम मात्र में रह गए हैं। एक कि महिला को अगर बजट के नज़रिए से देखिएगा तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है अपने घर के खर्च को नियंत्रण करना और ये सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल रही है। ट्रांसपोर्टेशन महँगा हो गया है। अब कहीं भी सफ़र करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, चाहे वो रेलवे का भाड़ा हो या गाड़ी का भाड़ा हो। आम महिलाओं को जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो दुश्वारी आ रही है, वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया उनके लिए क्योंकि आय के स्रोत में वृद्धि नहीं हुई है। आय का स्रोत वही का वही है। कोई नई आप नहीं देख सकते हैं कि कल कारखाने खुल रहे हैं, काम के अवसर बढ़े हैं, ये सब कहीं नहीं हुआ। लेकिन चीज़ों के दाम में जो इज़ाफ़ा हुआ है, उसका सबसे बड़ा खामियाज़ा महिलाओं को ही भुगतना पड़ रहा है। हमें सरकार से यही कहना है कि कम से कम आने वाला जो बजट है, उसमें महिलाओं की ज़रूरतों का ख़्याल रखा जाए। घरेलू सामान, खाद्य सामग्री, रसोई गैस इनके दामों को कम किया जाए क्योंकि इन सब चीज़ों का असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। जी, अभी जैसा कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे था, कई जगहों पे लिया, तो कुछ तारीफ़ें भी हुई कि डबल इंजन की सरकार है और अब जो है हम लोगों ने बेगूसराय ज़िले में पेप्सी प्लांट लगाया, तो आप अगर कहते हैं कि रोज़गार का मुद्दा, तो वहाँ रोज़गार स्थापित किए। आईओसीएल है, फर्टिलाइज़र है, तो वहाँ कहाँ बाहर के लोग नहीं, स्थानीय लोग ही काम कर रहे हैं, तो रोज़गार भी दे रहे हैं और इस बार डबल इंजन की सरकार है, तो और भी ज़्यादा ही काम। देखिए, मैं इस पर आपको कहना चाहूँगी कि ठीक है कि बेगूसराय इंडस्ट्री का शहर है। ये ज़िला में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री हैं, लेकिन आप जाकर इंडस्ट्री के प्लांट पे जाइए, वहाँ काम करने वाले मज़दूर बाहर से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं। स्थानीयों को वहाँ कितना प्रतिशत नौकरियों में रिज़र्वेशन मिला आप एक बार पता कर लीजिए। आईओसीएल में प्लांट पे जाइए, वहाँ भी आपको जितने भी ओहदे पे बैठे हुए फ़ाइज़ आपको मिलेंगे ऑफ़िसर सब बाहर के मिलेंगे, लेबर बाहर के हैं। ये सस्ते दामों पर बाहर से लेबर ले आते हैं, स्थानीयों को इसलिए भी नहीं देते हैं उसमें हिस्सेदारी कि ये यहाँ काम करेंगे तो ये फिर यहाँ पे अस्थायी रूप से काम में लग जाएँगे, तो कहीं आगे चलकर हमारे लिए सरदर्द ना बन जाए। कई सारे ये दलील देते हैं। पेप्सी प्लांट खुला, हमारा नुकसान हुआ है, हमारे जो धरती के अंदर का पानी था ये बड़ी मात्रा में ऑब्ज़र्व कर रहा है। हमारे पानी का जो रिसोर्स है वो कमता जा रहा है, उससे केमिकल्स निकलते हैं, वो हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर काम करने वाले बेगूसराय के रिहायशी कितने प्रतिशत लोग हैं? अगर बेगूसराय में डबल इंजन की सरकार ने हमें रोज़गार दिया होता, तो ये लद कर जो हमारी ट्रेनें जाती हैं, आपने देखा कोरोना काल में कितनी माइग्रेंट लेबर बिहार की तरफ पैदल आ रहे थे। उनकी रास्ते में जान भी गई। कितने ट्रेनों पे किस तरह से बेतहाशा सवार होकर आना चाह रहे थे। गाड़ियों को किस तरह से रेला था कि किसी तरह हम घर पहुँच जाएँ। तो अगर काम मिला होता तो ये माइग्रेंट लेबर आ रहे होते। हम जिस बेल्ट में आते हैं इसको कोसी बेल्ट भी कहते हैं। आप हम सब जानते हैं कि बेगूसराय से खगड़िया की तरफ जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं, बाढ़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। बाढ़ में हमारी ज़मीनें नष्ट हो जाती हैं खेती की, पशुपालन खत्म हो जाता है, जानवर को बचाना मुश्किल हो जाता है, जान बचाना मुश्किल है और अंततः हमारे जो स्थानीय लोग हैं, काम की तलाश में दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। बंगाल की तरफ, दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर, कई सारे सूरत शहर हैं, जहाँ इनको काम के लिए, मज़दूरी के लिए जाना पड़ता है और इनके पीछे रह जाता है यहाँ इनका परिवार, बेबस और मजबूर। अगर आप रोज़गार के अवसर यहाँ दे दें, तो ये क्यों जाएँगे बाहर?
क्यों इतनी बड़ी संख्या माइग्रेंट लेबर की बिहार से बाहर जाएगी? और बेगूसराय में आप जाकर देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी घर में जाइए और वहाँ के 100% लोग इस शहर में होंगे। उनके घर के 1 से 2 फर्श तो आपको पता चलेगा कि रोज़गार के लिए बाहर गए हुए हैं और वो पैसा भेज रहे हैं तो उनका चूल्हा जल रहा है। यहाँ उद्योग का विकास हुआ, उद्योगों से निकलने वाले केमिकल का विकास हुआ, उससे निकलने वाले धुआँ को हमने पिया, बीमार हम पड़ते हैं, लंग्स की बीमारी बढ़ रही है, स्किन डिजीज़ बढ़ रहा है, लेकिन रोज़गार नहीं बढ़ा है। इस डबल इंजन की सरकार ने केवल ठगने का काम किया है। तो विपक्ष क्यों नहीं मजबूती से मुद्दों को उठाता है, जो फिर आप लोगों के जो विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना, तो उस मजबूती से उठाया जाए तो बजट में वो आवाज़ बनकर उभरे। आप देखिए कि जिस तरह से डेमोक्रेसी का पतन हो रहा है, विपक्ष को तो मारने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। विपक्ष छोड़िए ना, आपने बेगूसराय में देखा कि हमारा चौथा स्तंभ मीडिया को मारने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री का बयान और बयान को चलाने के बाद किस तरह से मीडिया के बंधुओं पर एफआईआर हुआ। अब तक 12 लोगों पर हो चुका है एफआईआर। शुरुआती फ़ेज़ में हमने देखा 5 लोगों का नंबर डिस्प्ले हुआ था, लेकिन कल मुझे पता चला कि अब तक 12 लोगों को नामज़द किया जा चुका है। तो विपक्ष को तो ये लोग पूरी तरह से दबा ही रहे हैं। अब जो मुद्दा और सवाल उठाने वाली हमारी मीडिया है, उसकी भी दमन की नीति बनाई जा रही है। बिल्कुल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था अंग्रेज़ों के समय में और बिल्कुल वैसा ही तानाशाही रवैया फिर हो रहा है। विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर अपनी बातें रख रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बढ़ती महँगाई को देखते हुए घरेलू चीज़ों के दाम कम किए जाएँ, रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएँ। आप पे अगर कहिए कि पढ़े-लिखे लोगों के लिए एक नौकरी की व्यवस्था अगर हो रही है, तो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है, जो पढ़ी-लिखी नहीं है। आप उसके लिए भी रोज़गार के अवसर दीजिए। कई सारे अवसर जो पहले थे, उनको भी कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है इस निजीकरण की दौड़ में। तभी कह रहे थे चूँकि गृहिणी की बात हो रही थी और आपने कहा गृहिणी को लेकर क्या, तो कह रहे थे जीविका दीदी तो सेविका तो क्या कहते हैं वो आंगनबाड़ी और कई सारी चीज़ें ये सीएम नीतीश की ही देन है, तो ये भी एक तरह का महिलाओं के लिए उत्थान है। मैं उस पर भी आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में बात कहूँगी। बेरोज़गारी कई प्रकार की होती है। हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो एक तो कहते हैं कि एक आदमी काम के अभाव में बेकार बैठा है, निठल्ला है तो बेरोज़गार है। लेकिन एक होती है अदृश्य बेरोज़गारी। आपने पढ़ा होगा खुली बेरोज़गारी, अदृश्य बेरोज़गारी, घर्षणात्मक बेरोज़गारी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरोज़गारी होती है। आंगनबाड़ी सहायिका सेविका हों, आशा वर्कर हों, जीविका हों, ये सारी अदृश्य बेरोज़गारी की शिकार हैं। आशा वर्कर को मिलता है मात्र 1000 रुपया। क्या आज के ज़माने में 1000 रुपया कमाने वाली महिला अपना घर चला सकती है? आप उसको आत्मनिर्भर कहिएगा? जो रसोइया स्कूल में खाना बनाती है, उसको मात्र मिलता है 1600 रुपया। क्या वो आत्मनिर्भर हो सकती है? अपना सुबह 9 बजे आके शाम के 5 बजे जाती है, 1600 रुपया उसको मिलता है, वो घर चला लेगी? आप जीविका दीदी को देख लीजिए, उनकी सैलरी क्या है? टोटल आंगनबाड़ी में काम करने वाली सहायिका को 3000 रुपया आप देते हैं। क्या 100 रुपया प्रतिदिन कमाने वाली महिला अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन दे सकती है? तो महिलाओं को ये काम के नाम पर उनका ये शोषण है। उनका समय ले रहे हैं आप, उनकी ऊर्जा का खपत हो रहा है, लेकिन जो उनको आप उसके बदले मज़दूरी दे रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। वो उनका जीवन चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो कहीं न कहीं ये उनका शोषण हो रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है कि कुछ नया होगा या फिर वादों का पुलिंदा होगा? देखिए, वादों के पुलिंदा से लोग तो ऊब चुके हैं। कहीं न कहीं ठीक है कि लोकसभा चुनाव में हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन हमारी स्थिति तो मज़बूत हुई है। हम जहाँ बिल्कुल लग रहा था कि एकदम ग्राउंड से बाहर हैं, तो आज हम एक मज़बूत स्थिति में लोकसभा में हैं। हमारी दावेदारी है वो जो कहते थे 400 पार, आज मजबूर हैं अपने गठबंधन को लेके सरकार बनाने के लिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो हमने अपनी मजबूती से उपस्थिति दिखाई है ना कि हम हैं और बिहार शुरू से इस बात का गवाह रहा है कि सत्ता में परिवर्तन की लहर बिहार से ही उठती है और बिहार ने हमेशा, चाहे वो जेपी आंदोलन का दौर रहा हो, चाहे वो आज़ादी के समय का बहुत सारा मूवमेंट आपने देखा बिहार से ही शुरू हुआ। तो जैसे गांधी जी का पहला अभियान चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू होता है 1917 में। तो इस बार का जो 2025 का विधानसभा चुनाव है,
ये वादों से इतर वास्तविकता की भूमि पर लड़ा जाएगा। मुद्दे वास्तविक होंगे, मुद्दे जो होंगे वो बिहार के चुनाव के स्थानीय मुद्दे होंगे। हमारी जो एक कह सकते हैं कि हमारी बिहार की जो जनता है, वो अपने बुद्धि और विवेक से उस गवर्नमेंट को चुनेगी, जो वादों पर नहीं काम पर निर्भर होगा। वो काम करके दिखलाने वाली सरकार होगी। और बीच-बीच में आपने देखा कि नीतीश जी जब-जब पलटी मारे और उन्होंने गठबंधन बदला, तो काम भी सबको दिखा कि कैसे काम हुआ। और जैसे सरकार बदली, तो प्रश्न पत्र लीक होना शुरू हो गया। वो तो सामने है सब कुछ। तो इस बार चुनाव में बहुत कुछ फेरबदल होगा। एक लंबे समय से जो रटी-रटाई गवर्नमेंट है, और जब कोई भी सत्ता में बहुत लंबे समय तक रहता है ना, तो वो उसकी जो कार्यशैली होती है, वो कहीं न कहीं स्थिर हो जाती है। और आजकल हमको वही दिख भी रहा है, नीतीश जी की जो गवर्नमेंट है बिल्कुल स्थिर होकर चल रही है, कहीं कुछ है नहीं, तो सरकार बदलेगी। तो आप लोगों ने जिस तरह से लोकसभा में मौजूदगी दर्ज की है, तो लगता है उसका असर इस बार बजट पे पड़ेगा और जनहित में बजट होना चाहिए। बिल्कुल, बजट तो हमेशा से जनहित का ही होना चाहिए। और आप हम लोगों ने देखा कि आज़ादी के बाद जैसे-जैसे हमारे देश ने डेवलपमेंट किया, तो बजट का रूप भी बदला। और सरकार को जो बजट बनाना चाहिए, वो जनहित को देख के बनाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसा से बजट बनता है। बजट जो हम लोग एक प्रचलित राशि का प्रयोग बजट के लिए करते हैं, वो हमारे द्वारा दिया गया टैक्स ही तो होता है। तो जब हम टैक्स हम देते हैं, तो उस टैक्स का प्रयोग हम पर ही होना चाहिए, ना कि बड़े करोड़पति घरानों को खुश करने के लिए बजट बनाना चाहिए। बजट को लोकहित को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। और अभी का जो वर्तमान हम लोग देख रहे हैं सदन की स्थिति, यहाँ लगता है कि बजट में कहीं न कहीं इनकी मतलब मजबूरी भी होगी जनहित को सामने रखकर बजट तैयार करना। ये थी हमारे साथ डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, सीपीआई नेत्री, जिन्होंने बताया कि इस बार बजट जनहित का ही होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने लोकसभा में बहुत ही मजबूती के साथ विपक्ष का खंभा मजबूत किया है, और आगे विधानसभा चुनाव भी है, तो उनकी वो ना चाहते हुए भी इस बार बजट को जनहित के लायक बनाएंगे। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।